आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। उत्तराखंड की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए मेरे द्वारा लगातार वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, जिसमें पॉलिटी, हिंदी और उत्तराखंड की कुछ वीडियोस मैंने अभी अब तक अपलोड किए हुए हैं। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने विविध का एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। मिसलेनियस जीके से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, उसका हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख बंदरगाह से संबंधित। भारत में जो भी मेजर पोर्ट हैं उनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उन सभी बातों का हम आज अध्ययन करेंगे, भारत के प्रमुख बंदरगाहों का। और वैसे मैं इसे विविध का टॉपिक कह रहा हूँ, पर विविध का टॉपिक ये है नहीं। अगर विविध जीके से हटा करके मैं इसे किसी टॉपिक में जोड़ूं तो ये आपका टॉपिक हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी में भी जब हम परिवहन पढ़ते हैं तो परिवहन वाले जो चैप्टर है उसमें ये टॉपिक आता है, जिसमें हम सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, ये 3 परिवहन हम वहाँ पर को पढ़ते हैं। उसी में से जल परिवहन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक छोटा सा सब टॉपिक निकल करके आता है भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसलिए मैं इसको विविध मान करके चल रहा हूँ कि आप इसको विविध जीके की तरह से भी तैयार कर सकते हैं। बाद में जब आप इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे तब भी आपको ये टॉपिक वहां भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, बंदरगाह। तो बंदरगाह होते क्या हैं? जहां पर भी आपके जो समुद्री जहाज जहां पर आगे रुकते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। जहां पर समुद्री जहाज आपके क्या रुकेंगे, आकर के वहां पर रुकते हैं, तो इस स्थान को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। तो ये टॉपिक आता कहाँ से है? तो अगर मैं देखूं वायु परिवहन, चलिए सबसे पहले अगर हम देखें सड़क परिवहन, फिर हमारा वायु परिवहन, उसके बाद हमारा हम देखेंगे कि जल परिवहन। तो जल परिवहन से निकल करके टॉपिक आता है बंदरगाह का। ये आप ज्योग्राफी का एक टॉपिक मान के चलें। हम जो है भारत के प्रमुख जो 13 बंदरगाह हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो बंदरगाह समझ गए क्या होते हैं। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में 13 बड़े यानी मेजर 13 बड़े और 200 से ज़्यादा क्या हैं? माइनर पोर्ट हैं। 13 बड़े और 200 से ज़्यादा क्या हैं? छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है। और बड़े और छोटे में क्या अंतर होता है ये भी अभी हम देखेंगे कि बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाह हम क्यों इनको कह रहे हैं, इसको भी हम समझेंगे। और वर्गीकरण की अगर हम बात करें, चलिए पहले एक चीज़ और देख लेते हैं फैक्ट के आधार पर। जो 13 बड़े बंदरगाह हैं ये आपके कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सभी जगह पर हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक है, कितने? 3। सर्वाधिक बड़े बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। सर्वाधिक छोटे बंदरगाह अगर आपसे पूछेगा तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये आपके लगभग 52 के आसपास यहाँ पर को है, ठीक है। तो बंदरगाह समझ गए। जल परिवहन का एक हिस्सा है बंदरगाह, जहाँ पर को समुद्री जहाज रुकते हैं उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े में सर्वाधिक बंदरगाह कहाँ पर है? 3 तमिलनाडु में। छोटे बंदरगाहों में सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बड़े और छोटे को भी समझेंगे और साथ ही साथ हमने देखो छोटों की तरफ नहीं जाना है, छोटे बंदरगाह कौन से कहाँ हैं हमने पढ़ने हैं 13 बड़े बंदरगाहों के विषय में। बस एक अंतर हम समझेंगे कि मेजर और माइनर में क्या एक डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी चीज, एक और बंदरगाहों के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो होता है प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। तो वर्गीकरण के 2 आधार देखे, एक तो बड़े छोटे। बड़े कितने हैं? 13। छोटे कितने हैं? 200। सर्वाधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु, सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरा वर्गीकरण का आधार है प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे 13 बड़े बंदरगाहों में कौन कौन से। 3 ही बंदरगाह ऐसे हैं जो कृत्रिम बंदरगाह हैं, बाकी 10 बंदरगाह आपके कैसे हैं? प्राकृतिक बंदरगाह हैं, ठीक है। तो ये भी हम वर्गीकरण को समझेंगे। फिलहाल मैं आपको 13 बड़े बंदरगाह की स्थिति बता देता हूं कि कौन कौन से बंदरगाह हमने 13 बड़े बंदरगाह देखने हैं। चलते हैं, थोड़ा सा मैप की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। तो देखिए, भारत का जो ये हिस्सा है इसको बोला जाता है भारतीय प्रायद्वीप। इसको क्या बोला जाता है? भारतीय प्रायद्वीप। ये वाला जो हिस्सा है भारत का, दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है, इसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का अर्थ होता है 3 ओर से जल से घिरा। 3 ओर से जल से घिरे भाग को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। 3 ओर से जल से घिरे भाग को क्या कहा जाता है?
प्रायद्वीप कहा जाता है, नंबर 1 बात। ठीक है, तो भारत का जो भारतीय प्रायद्वीप वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से में अगर हम देखें तो कोस्टल लाइन यही है। अब ऊपर की तरफ तो बंदरगाह होंगे नहीं, जहां जहां पर को कोस्टल लाइन होगी वहीं पर आपके क्या होंगे, बंदरगाह होंगे। तो भारत की जो ये कोस्टल लाइन है, इसकी पूरी लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो 7516.5 किलोमीटर पूरी कोस्टल लाइन। ठीक है, और ये पूरा क्या है, इधर की ओर अगर हम देखें, इसको हम पश्चिमी तट कहते हैं, इसको हम पूर्वी तट कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं, जब टॉपिक पे जा ही रहे हैं तो थोड़ी चीज़ें और जान लेते हैं। ये होता है आपका पूरा पूरा का पूरा पश्चिमी तट, और ये आपका क्या है, पूरा का पूरा पूर्वी तट। ठीक है, इधर की तरफ क्या है हमारा, अरब सागर। इधर की तरफ क्या आ जाता है, अरब सागर, और इधर आपका क्या आ जाता है, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या आ जाती है, बंगाल की खाड़ी। तो मैं 13 मेजर पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, छोटे नहीं, उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो 7516.5 किलोमीटर जो कोस्टल लाइन है, इसमें लक्षद्वीप भी शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पर को आपका क्या है, लक्षद्वीप है, और इधर पर को आपका क्या है, अंडमान निकोबार है। ये पूरा इसमें शामिल है 7516.5 किलोमीटर में। मैं अगर यहाँ के भारत के समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या बताऊं तो भारत के समुद्री तट से लगे राज्य कितने हैं, 9 राज्य भारत के क्या हैं, समुद्री तट से लगे हुए हैं। जिसमें से अगर मैं 9 के नाम लिखूं तो नंबर 1 यहाँ से हम चलते हैं, गुजरात। यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद आपका आता है इसमें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका इसमें आता है गोवा, गोवा के बाद अगला आपका आएगा इसमें कर्नाटक, कर्नाटक के बाद अगला आपका है केरल। अब हम पूर्वी तट की ओर चले गए। अब हम पूर्वी तट की ओर जाते हुए राज्यों को देखेंगे तो ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद हम ऊपर चलेंगे तो हमको मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हम ऊपर जाएंगे तो हमको मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमको मिलेगा पश्चिम बंगाल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 राज्य हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये 9 राज्य हैं जो भारत के क्या हैं, समुद्री तट से सीमा बनाते हैं, समुद्री तट के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं 9 राज्यों में और एक अंडमान निकोबार में मिला करके हमारे क्या हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं भारत के। 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह जो हैं वो इन्हीं राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें मैंने सब बता दिया है कि सबसे ज्यादा कहां पर को है, तो तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा कहां पर है, तमिलनाडु में। 3 आपके बड़े बंदरगाह यहां पर को आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं कि अब जो है कौन कौन से जो है बड़े बंदरगाह हमने देखने हैं। पश्चिमी तट की ओर कौन से, पूर्वी तट की ओर कौन से, तो लिखने के लिए थोड़ा जगह हो जाए इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं। यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं दोनों तटों की बात करूं, पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट हो गया, ठीक है, और ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी और ये पूर्वी। इधर भी 6 हैं और इधर भी क्या है, 6 हैं, और एक अंडमान निकोबार में है जो 13 बड़े बंदरगाह हैं। सबसे पहला अगर मैं कच्छ की खाड़ी में देखूं तो यहाँ पर कोई एक बंदरगाह आपका आता है कांडला बंदरगाह। यहाँ पर कौन सा है, कांडला। अब जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं इसी क्रम में मैं आपसे कहूंगा कि आप याद रखें, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप इसी क्रम में ध्यान रखेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहला गुजरात में कांडला, ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे, गुजरात के बाद आप चलेंगे मुंबई, मुंबई बंदरगाह, ठीक है। मुंबई के बाद महाराष्ट्र में ही आपका आता है न्यावा सेवा बंदरगाह, न्यावा सेवा बंदरगाह, ठीक है, ये महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा आता है, तो वहां पर कोई एक बंदरगाह का आ जाता है मारमा गोवा बंदरगाह, मारमा गोवा बंदरगाह। फिर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कर्नाटक में हमको मिल जाता है न्यू मंगलौर बंदरगाह, न्यू मंगलौर पोर्ट बंदरगाह। फिर यहां पर हमारा आ जाता है कोचीन बंदरगाह या कोचीन, ये आपका आ जाता है केरल में। तो अगर मैं राज्यों की बात करूं तो कांडला कहां पड़ता है आपका, गुजरात में। ध्यान से आप इसे देखेंगे, आपके वन लाइनर क्वेश्चंस यहां से जरूर तैयार हो जाएंगे। मुंबई और न्यावा सेवा, ये दोनों किस राज्य में है, मुंबई और न्यावा सेवा जहां कह दिया तो मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये दोनों कहाँ हो गए, महाराष्ट्र में। मारमा गोवा कोई कठिन नहीं है, गोवा में है, नाम में भी इसके गोवा है। न्यू मंगलौर, मंगलौर और बंगलौर, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर, तो मंगलौर भी वहीं है, ठीक है। मंगलौर, बेंगलोर का जुड़वा शहर भी इसे कहा जाता है बेंगलौर को, ठीक है, मंगलौर को। हाँ, तो अगला आपका न्यू मंगलौर, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। और कोचीन तो केरल में है, ये तो सभी को पता ही होगा, कोचीन कहाँ है, केरल में है। तो ये पूर्वी तट के 6 बंदरगाह हो गए।
मैप से आप देखेंगे और इसी क्रम में याद करेंगे राज्य, इसी के साथ आपको राज्यों का क्रम भी थोड़ा सा याद हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहां से ऊपर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला हमको मिलता है तूतीकोरिन। सबसे पहले बंदरगाह हमको मिलता है कौन सा? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन के बाद हमको मिलता है चेन्नई बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद हमको मिलता है एन्नौर बंदरगाह। ठीक है, देन इसके बाद तमिलनाडु के बाद हम आंध्र प्रदेश में एंटर हो जाएंगे ऊपर की ओर जाने पर। आंध्र प्रदेश में हमको यहाँ पर मिलता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसके बाद हम फिर ऊपर आएंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाता है उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। यहाँ पर कौन सा मिल जाता है? पारादीप बंदरगाह। फिर हम आप ऊपर की ओर चलेंगे तो हमें आपका यहाँ पर को कोलकाता हल्दिया एक बंदरगाह यहाँ मिल जाता है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, दोनों एक ही नाम है, कहीं कहीं बुक्स में आपको अलग अलग भी दिए, परंतु कोलकाता हल्दिया दोनों एक ही बंदरगाह है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया जो है कोलकाता का सहायक है, परंतु इसको अलग नहीं रखा गया है, इसी में रखा जाता है। ठीक है, तो एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन ये तीनों कहाँ पर है? तमिलनाडु। मैंने बताया था तमिलनाडु में 3 बड़े पोर्ट कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आपका कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में। और पारादीप कहाँ हो गया? उड़ीसा में। और कोलकाता हल्दिया हो गया आपका पश्चिम बंगाल में। साथ ही साथ नेक्स्ट जो आपका अंडमान निकोबार में आता है वो है आपका पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में क्या है? पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो टोटल आपके 13 बड़े बंदरगाह ये हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से जो क्वेश्चंस की वैरायटीज हो सकती है किस प्रकार की हो सकती है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? हालांकि वन लाइन अभी मैं आपको हर एक बंदरगाह की विशेषता भी बताने जा रहा हूँ। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। मुंबई तो ठीक है, सिंपल ही है, महाराष्ट्र में। मुंबई का सहायक बंदरगाह न्हावा शेवा, ठीक है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी है। इसमें से 3 आपके कृत्रिम बंदरगाह है, न्हावा शेवा, चेन्नई और एन्नौर। ये 3 आपके कृत्रिम बंदरगाह, बाकी सारे आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है, अगला अगर हम देखें मारमा गोवा। मारमा गोवा कहाँ है? गोवा में। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में। कोचीन केरल में। तो अब वेराइटीज अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह चेन्नई में स्थित है? सॉरी, तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मुंबई में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का बंदरगाह है? तो इतनी आपकी वैरायटी हो सकती है। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपके 15 से 20 क्वेश्चन लगातार बन सकते हैं। अगर आप 15-20 क्वेश्चनों को वन लाइनर रटते रटते जाएं तो कितने रटेंगे, इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप पहले टॉपिक को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बहुत बेहतरीन आ जाते हैं, वो कभी कभी आ जाते हैं कि निम्नलिखित बंदरगाहों को आप ये कह देंगे कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करो या दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, अब जिनको राज्यों का क्रम पता है, चलो आंध्र प्रदेश पहले आता है, उड़ीसा बाद में आता है, कोलकाता फिर ऊपर आता है पश्चिम बंगाल, तो वहां पर तो दिक्कत नहीं है। जैसे मुंबई आ गया, कोचीन आ गया और आपका गुजरात आ गया, तो किसी को पता है गुजरात यहाँ है, मुंबई यहाँ है, कोचीन यहाँ है, तो क्रम आप वो कर लेगा। तो राज्यों के अतिरिक्त जो 3 आपके यहाँ पर तमिलनाडु में एक साथ हैं, इनके क्रम को जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले अगर हम दक्षिण से चलेंगे तो हमें पहले तूतीकोरिन मिलेगा बंगाल की खाड़ी में, फिर हमें चेन्नई मिलेगा, उसके बाद हमें एन्नौर बंदरगाह मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैप से भी दिखा दिया। इन सारे बंदरगाहों को एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं हर एक बंदरगाह की थोड़ी सी खास बात पर, और साथ ही साथ में बड़े और छोटे का भी एक बार अंतर बता देता हूं कि बड़े और छोटे में आपका क्या अंतर है। पहले आप लिस्ट तैयार कर लें बड़ों की। ठीक है, चलिए अब बड़े और छोटों का जो डिफरेंस है वो निकल करके आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलिए कैसे अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की एक सूची है जो कि है समवर्ती सूची। विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान के 7th शेड्यूल में विषय सूचियों का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं थोड़ा सा रिलेट कर दे रहा हूं इसको। भारतीय संविधान के 7th शेड्यूल में किसका भी उल्लेख है? विषय सूचियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? विषय सूची का उल्लेख है। ठीक है, अब थोड़ी और बातें आप यहां से जान जाएंगे एडिशनल। तो कितने प्रकार की विषय सूची हमारे संविधान में बताई गई है? तो 3 प्रकार की, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके माध्यम से हम समझने क्या जा रहे हैं? हम समझने जा रहे हैं कि बड़े और छोटे पोर्ट में क्या अंतर है। ठीक है,
तो उसके लिए मैंने आपको पॉलिटी से जोड़ा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किसका उल्लेख करती है? विषय सूचियों का उल्लेख करती है। और कितनी विषय सूचियां बताई गई हैं हमारे संविधान में? 3 तरह की। 3 तरह की विषय सूचियां कौन कौन सी हैं? केंद्र, राज्य और समवर्ती। केंद्र सूची वो विषय सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है? केंद्र सरकार को है। राज्य सूची वह सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है? राज्य सरकार को है। अब मैं सूचियों पे जा नहीं रहा हूं, विषय सिंपली आप ये समझे कि विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक है। जैसे डाक, रेल, ये आपके केंद्र सूची के विषय हो गए, ठीक है। अब अगर मैं समवर्ती सूची पर जाऊं, समवर्ती सूची में आपका केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। किसमें? समवर्ती सूची में, ठीक है। और यह जो जहाज रानी परिवहन है या जो शिपिंग जो ट्रांसपोर्ट है वो आता है आपका समवर्ती सूची के अंदर। जो शिपिंग ट्रांसपोर्ट है, जहाज रानी परिवहन है, वह आपका आता है समवर्ती सूची के अंदर। और जहाज रानी परिवहन से जुड़ी एक चीज और जान लीजिए कि सबसे सस्ता और पर्यावरण को दूषित न करने वाला जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो समुद्र के माध्यम से ही होता है। समुद्री यातायात सबसे सस्ता भी है अच्छा और पर्यावरण के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। और अगर आप व्यापार की बात करें तो भारत का 95% व्यापार वो किसके माध्यम से होता है? समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। तो बंदरगाहों की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए कितने आवश्यक हैं। तो यह जो जहाज रानी परिवहन है, भारत में जहाज रानी परिवहन की आधुनिक रूप से शुरुआत कब हुई? तो 1854 में। ये ब्रिटिश टाइम पर जो है स्टेबलाइज किए गए थे। कॉलोनियल पीरियड में, अंग्रेजों के द्वारा कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे बंदरगाहों का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। कच्चे माल को जो है आपका जैसे कुंद्रेमुख है, लौह अयस्क क्षेत्र से लोहा जो है यूरोप में भेजना है तो वो बंदरगाहों के माध्यम से होता था, ठीक है। और वहां से यूरोप से फिनिश्ड गुड्स जो है वो भारत में लाना होता था तो वो भी बंदरगाहों के माध्यम से या समुद्र परिवहन के माध्यम से किया जाता था, ठीक है। अब समवर्ती सूची में जहाज रानी परिवहन को 1854 में डाल दिया गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जहाज रानी जो परिवहन है या बंदरगाह जो है या शिपिंग जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो अब जो मेजर पोर्ट हैं इनकी रेगुलेटरी की जाती है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। मेजर पोर्ट्स हैं इनकी रेगुलेटरी किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा, शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो छोटे पोर्ट हैं, माइनर पोर्ट हैं, वो जिन राज्यों में हैं वो उन राज्यों की राज्य सरकार उसको तय करेगी। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन या उसको ट्रांसपोर्टेशन के जो रूल होंगे वो राज्य सरकार पे डिपेंड करेंगे। बड़े छोटे से ये मत समझना कि बहुत बड़ा होगा या ये छोटे होंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये है कि आप जो है जो मेजर पोर्ट हैं उनका जो रेगुलेशन किया जाएगा वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है। और जो छोटे पोर्ट्स हैं उनका जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इन्हीं जो 200 छोटे हैं इनमें से अगर कोई ऐसा पोर्ट कल के दिन हो जाए जिसका रेगुलेशन भारत सरकार करना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? बड़े बंदरगाहों में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना, बड़े और छोटे का भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें समझ गए। अब हम आगे चलते हैं बंदरगाहों का, एक एक करके सारे बंदरगाहों का हम अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पूर्वी तट के बंदरगाहों से, जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं कांडला बंदरगाह। तो चलिए इसकी कुछ खासियत मैं आपको बता देता हूँ, इससे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। गुजरात में स्थित है और कच्छ की खाड़ी में स्थित है। गुजरात में भी कहाँ? कच्छ की खाड़ी के पूर्वी सिरे में स्थित है, पूर्वी तट की ओर यह स्थित है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला पॉइंट हम इसमें देखेंगे, इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। इसे ज्वारीय बंदरगाह, ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ज्वारीय बंदरगाह, टाइडल पोर्ट भी इसे कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने की यहाँ पर को बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से यहाँ पर को जो है आप ये कहेंगे कि बंदरगाह है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से यहाँ पर जो है क्या होता है कि समुद्री लहरें आपकी बनती हैं, तो इसलिए इसको हम ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। और ज्वारीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की भी यहाँ पर को संभावना है। तीसरा इसका अगर मैं पॉइंट बताऊं तो यह मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस बंदरगाह को क्या कहा जाता है? मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है, या
इसको हम कहते हैं आयातक बंदरगाह, इसको हम क्या कहते हैं, आयातक बंदरगाह भी हम इसे कहते हैं। मुक्त व्यापार क्षेत्र भी है और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड पॉइंट है, आयातक बंदरगाह भी कहा जाता है। कारण क्या है, यहाँ पर कोई भी आयात शुल्क नहीं लिया जाता है, यहाँ पर कोई भी आयात शुल्क आपका नहीं होता है, कोई भी आयात शुल्क आपका यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। कच्चे की खाड़ी में स्थित है कौन सा, कांडला बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। आयात शुल्क से मुक्त होने के कारण इसे आयातक बंदरगाह भी कहते हैं और आयात शुल्क से मुक्त होने के कारण इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है। साथ ही साथ वर्तमान में इसका नाम जो रख दिया गया है वो है आपका दीनदयाल बंदरगाह। वर्तमान में इसका नाम क्या है, दीनदयाल बंदरगाह। इतनी बातें समझ गए, बस आपने इतनी सी चीजें समझनी है और ज्यादा नहीं। ठीक है, कांडला कहाँ स्थित है, राज्य की बात करें तो गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर स्थित है, कच्चे की खाड़ी में। गुजरात में दो खाड़ी हैं, कच्चे की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। तो कहाँ पर, ये कहाँ पर स्थित है, कच्चे की खाड़ी में। ज्वारीय बंदरगाह किसे कहा जाता है, कांडला को। मुक्त व्यापार क्षेत्र किस बंदरगाह को, कांडला को। आयातक बंदरगाह जहाँ पर कोई भी आयात शुल्क नहीं लिया जाता है, कांडला। साथ ही साथ किस बंदरगाह को, दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है, तो वो भी आपका यही आ जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट हम देखते हैं मुंबई बंदरगाह। यह है आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। यह क्या है आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। इसमें ध्यान रखेंगे ये पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। और ये अभी जो मैं बता रहा हूं, जब तक मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है। जहां पर मैंने कृत्रिम कहना, जो कृत्रिम होगा मैं बता दूंगा कि ये क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो भारत का क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा इसमें हम देखेंगे तो किस द्वीप पर बसा हुआ है, ये सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। किस द्वीप पर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर ये बसा हुआ है। सिर्फ वन लाइनर्स पे जाना है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर ये क्या है आपका स्थित है। साथ ही साथ अगर हम इसको देखें, भारत का सबसे बड़े के साथ साथ आप इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे, भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह। और साथ ही साथ इसको, मुंबई को भारत का भी क्या कहा जाता है, इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी हम कहते हैं। किस बंदरगाह को, मुंबई बंदरगाह को। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, अब जो है मुंबई बंदरगाह का, देखिए वहां पर को लोड बहुत ज्यादा है, मुंबई बंदरगाह से बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, और इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भार को कम करने के लिए, सबसे बड़ा भी है सबसे व्यस्त भी है, इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, ध्यान से सुनना, एक अन्य बंदरगाह की स्थापना की गई जिसका नाम है न्हावा शेवा बंदरगाह। न्हावा शेवा बंदरगाह। क्या बताया मैंने, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एक और बंदरगाह की शुरुआत, बंदरगाह उसी के निकट एक और बंदरगाह की स्थापना की गई जिसको हम कहते हैं न्हावा शेवा बंदरगाह। इसको हम क्या बोलते हैं, न्हावा शेवा बंदरगाह। अब यहीं से अगला एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, न्हावा शेवा। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, न्हावा शेवा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, न्हावा शेवा बंदरगाह। इसको एक और नाम से जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। तो 2 पॉइंट दोनों महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, साथ ही साथ न्हावा शेवा बंदरगाह, एक ही नाम है इसके। भारत का क्या है, ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तीसरी चीज इसके बारे में है कि ये आपका भारत का जो है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट यहीं पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट यहीं पर स्थित है। और अगली चीज है इसके बारे में, इसे अरब सागर का राजा बंदरगाह भी कहा जाता है। इसे अरब सागर का राजा बंदरगाह भी उपाधि दी गई है। अरब सागर का राजा बंदरगाह की उपाधि भी इसे दी गई है। ध्यान से याद रखना, कुछ बंदरगाह ऐसे हैं जिनमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया, न्हावा शेवा बंदरगाह। ठीक है, चलिए अगले बंदरगाहों की तरफ चलते हैं। तो अगला बंदरगाह हमारे पास आता है मारमागोवा बंदरगाह।
मारमा गोवा बंदरगाह और न्यू मंगलौर बंदरगाह, और अगला है आपका कोचीन बंदरगाह। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स अगर हम देखेंगे अब, कोचीन बंदरगाह, तो पूर्वी तट के, पश्चिमी तट के ये 3 बचे हुए हैं, ठीक है, 4, 5th एंड 6th। तो इनके पॉइंट्स हम देखते हैं कि इनके पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो चलिए, मारमा गोवा बंदरगाह देखो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। मारमा जो बंदरगाह है जुआरी नदी के मुहाने पर या जुआरी नदी की एस्चुअरी पर ये स्थित है, ऐसा भी आप लिखा हो सकता है, जुआरी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक आध पॉइंट इसको देख लेते हैं, ठीक है। और तट बाएं और दाएं से भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, तो जुआरी नदी के बाएं तट पर या एस्चुरीज पर ये स्थित है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, इससे जो है ईरान को लौह अयस्क निर्यात होता है, ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। अब देखो, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है, यहाँ पर को लौह अयस्क बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, जैसे कर्नाटक वाली बेल्ट हो गई, गोवा वाली बेल्ट हो गई, तो यहाँ से आपका लौह अयस्क मिलता है। जैसे न्यू मैंगलोर है, न्यू मैंगलोर में भी आपको लौह अयस्क मिलेगा। तो जैसे यहाँ भारत की सबसे जो अच्छा जो लोहा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कुंद्रेमुख लोहे की खान है कर्नाटक में, तो कुंद्रेमुख का जो लोहा होता है वो न्यू मैंगलोर से निर्यात होता है, ठीक है। तो ये आपका न्यू मैंगलोर का पॉइंट है, हालांकि ये न्यू मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में है। तो यहां से भी ईरान वगैरह को क्या होता है, लौह अयस्क का निर्यात होते हैं। तो कुंद्रेमुख लौह अयस्क से आप देखेंगे बुक्स में ये भी लिखा रहेगा कि कुंद्रेमुख जो लौह अयस्क क्षेत्र है, यहां से जो लोहा जो है ईरान को निर्यात किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला हम देखें जुआरी नदी की एस्चुअरी। देखो एस्चुअरी क्या होता है, जहां पर भी जो है कोई नदी, जब कोई नदी इस किसी समुद्र से मिलती है तो उसे बोला जाता है मुहाना। अब डिपेंड ये करता है कि उस मुहाने पर एस्चुरीज बनती हैं या डेल्टा बनते हैं, ठीक है। तो जितने भी, अगर आप देखो भारत का ये जो तट है, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा पाऊंगा अभी इस विषय में, क्योंकि मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ। तो भारत का जो ये पूर्वी तट है, सॉरी पश्चिमी जो ये तट है, ये आपका क्या है कि बहुत ठोस है। ठोस कहने का मतलब है कि आप ये समझेंगे कि उथला नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर आप पूर्वी तट देखेंगे तो ये बहुत कटा फटा है, ठीक है। तो यहाँ पर को क्या होता है, नदी जब भी जाती है तो एक बिल्कुल तेज ढाल के साथ जो है वो समंदर में मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि डेल्टाज नहीं बनती है, यहाँ पर क्या बनती है, एस्चुरीज बनती है। यहाँ पर नदियां जब समुद्र से मिलती हैं तो वहां पर क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है। और पूर्व की तरफ आप चलेंगे तो पूर्व की तरफ ज्यादातर आपके क्या बनते हैं, डेल्टा बनते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत समतली भूमि हो जाती है समंदर से पहले, तो नदी बहुत धीरे 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 जाती है, तो वहां पर को जो है वहां पर को डेल्टाज बनने की संभावना या वहां पर को उथला क्षेत्र बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे कांडला है, कांडला भी ज्वारी बंदरगाह होने का कारण यही है, उसका तट जो है बहुत ज्यादा क्या है आपका, उथला नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो मारमा गोवा अगर हम देखें तो जुआरी नदी के बाएं तट पर, जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है। ईरान को लौह अयस्क यहीं से निर्यात होता है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। कुंद्रेमुख से जो लौह अयस्क है ये जो है न्यू मैंगलोर बंदरगाह से क्या होता है आपका बाहर की ओर निर्यात होता है, ठीक है। अगर दूसरा हम देखें, अगला जो बंदरगाह है ये बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। अब ये जो है आपका लैगून बंदरगाह है, लैगून पर स्थित है। लैगून भी एक आपका जो है इसी तरह की एक जो है भूस्थलाकृति है, जहां पर नदियां जो है समंदर से मिलती हैं तो कहीं पर वो लैगून बनाती हैं, ठीक है। तो ये आगे आप ज्योग्राफी का अलग एक टॉपिक हो जाता है। तो लैगून बंदरगाह जो है, सॉरी कोचीन बंदरगाह जो है वो किस पर स्थित है, लैगून पर स्थित है। साथ ही साथ इसमें अगर हम देखें तो ये आपका वेलिंगटन और दूसरा इसमें वल्लारपरम, वेलिंगटन और वल्लारपरम द्वीप पर ये स्थित है। वेलिंगटन और वल्लारपरम द्वीप पर ये स्थित है। वेलिंगटन और वल्लारपरम द्वीप पर आपका ये क्या है, स्थित है। कौन सा बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। लैगून पर स्थित बंदरगाह है और वेलिंगटन और वल्लारपुरम पर ये क्या है, स्थित है। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कहां पर है, मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू। और कोचीन जो शिपयार्ड है ये भारत का जो है वो सबसे बड़ा शिपयार्ड है। कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट अगर पूछेंगे तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और कोचीन शिपयार्ड जो है भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई।
अब हम चलेंगे पूर्वी तट के बंदरगाहों की ओर। ये हो गए पश्चिमी तट के। आपने ये सारे नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ से कहीं पर से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए अब मैं चेन्नई के तीनों बंदरगाह, सॉरी तमिलनाडु के तीनों बंदरगाह के बारे में यहाँ पर अध्ययन करा देता हूँ। तमिलनाडु के 3 बंदरगाह आपके कौन कौन से हैं? चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह, मैं एक क्रम के अनुसार ही बता रहा हूँ, दक्षिण से उत्तर की ओर। तूतीकोरिन के बाद आपका आता है चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई के बाद आपका आता है एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई के बाद आपका क्या आता है? एन्नौर बंदरगाह, ठीक है। तो अगर हम तीनों की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था तीनों कहाँ पर स्थित हैं आपका? तमिलनाडु में स्थित है, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। तो अब तूतीकोरिन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले इसके 2 नाम हैं। इसको एक तो मत्स्य बंदरगाह भी कहा जाता है, इसको एक क्या कहा जाता है? मत्स्य बंदरगाह भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे वीओ चिदम्बरम, वीओ एक मिनट दीजिए, वीओ चिदम्बरम, चिदम्बरनार करके कहा जाता है। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। तूतीकोरिन को मत्स्य बंदरगाह और वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी हम इसे कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल में भी आपका ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में ये आपका स्थित है। अगला पॉइंट इसमें आपका आ जाता है कि इसका जो तट है यह थोड़ा उथला होने के कारण, इसका तट जो है उथला होने के कारण या छिछला तट होने के कारण इससे, इस बंदरगाह से जो बड़े जहाज होते हैं वो 5 किलोमीटर दूर आपका क्या रहते हैं? खड़े होते हैं, ठीक है। बिल्कुल करीब नहीं आते हैं क्योंकि वहां पर को जो है इतना ज़्यादा, आप ये कहेंगे कि पानी उतना ज़्यादा नहीं मिलता है जहाज़ों के लिए। तो ये क्या करते हैं, इस प्रमुख बंदरगाह से 5 किलोमीटर दूरी पर क्या हो जाते हैं? प्रमुख जहाज वहीं खड़े रह जाते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है, 5 किलोमीटर दूर। यानी अगर आपसे पूछें किस बंदरगाह का कंटेनर या पोर्ट जो है वो उससे 5 किलोमीटर दूर है तो किसका है? तूतीकोरिन का। साथ ही साथ मत्स्य बंदरगाह, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, और 5 किलोमीटर दूर वाला एक पॉइंट आप इसमें देख लेंगे। अगला जो आपका आता है चेन्नई बंदरगाह, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कहें या सबसे पहला कृत्रिम बंदरगाह, प्रथम कृत्रिम बंदरगाह या सबसे प्राचीन बंदरगाह, सबसे प्रथम कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम रूप से निर्मित बंदरगाह है चेन्नई, ठीक है। और सबसे पहला भी है, सबसे पुराना भी है, और कृत्रिम रूप से निर्मित जो है बंदरगाह में सबसे पहले स्थान पर आता है, ठीक है। अब इसको देखो क्या क्या इसको कहा जाता है, तो इसको एक और नाम दिया जाता है खुला सागरीय बंदरगाह। इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है? खुला सागरीय बंदरगाह। क्या कहा जाता है? खुला सागरीय बंदरगाह भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। पहला कृत्रिम बंदरगाह है, साथ ही साथ खुला सागरीय बंदरगाह भी हम इसे कहते हैं। और अगर हम बात करें तो 2 नहरों को ये जोड़ता है। अगर हम देखें, एक नहर आती है बरकिंघम नहर, बरकिंघम नहर ये है आपकी आंध्र प्रदेश की, और कंबरजुआ नहर, कंबरजुआ नहर, इन दोनों को ये जोड़ने का, या इन दोनों से यहाँ, ये दोनों, इन दोनों नहरों की तरफ से यहाँ के लिए क्या जाता है? मार्ग जाता है भी आप कह सकते हैं। कंबरजुआ नहर तमिलनाडु। तो इन दोनों के आप ही कहेंगे कि एक तरीके से मध्य में है, या इन दोनों को ये जोड़ता है। बरकिंघम नहर और कंबरजुआ नहर दोनों की तरफ, दोनों नहरों की तरफ यहाँ से क्या जाता है? मार्ग जाता है। तो चेन्नई बंदरगाह बहुत बार पूछा गया है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह, सबसे पहला कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई, खुला सागरी बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, और साथ ही साथ बरकिंघम नहर और कंबरजुआ नहरों को ये क्या करता है? आपका जोड़ता है। चलिए अब चलते हैं एन्नौर बंदरगाह की ओर। देखिए एन्नौर बंदरगाह भी क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है, और यह भारत का पहला, प्रथम कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। भारत का प्रथम जो है वो क्या है? कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, ठीक है। साथ ही साथ इसको हम कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान रखना, इसे हम कामराज बंदरगाह भी कहते हैं, इसे हम कामराज बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। कृत्रिम बंदरगाह है, प्रथम कंप्यूटराइज्ड है, कामराज बंदरगाह भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसका निर्माण जो है वो एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा इसका निर्माण किया गया, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और साथ ही साथ ये भारत का पहला
कॉरपोरेट पोर्ट भी है, प्रथम कॉरपोरेट पोर्ट या पहला कॉरपोरेट बंदरगाह भी ये है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप समझ गए तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह के विषय में। ठीक है, तो अगला अब हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा बंदरगाह है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। अब इसके बाद अब जब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो अगला बंदरगाह हमें कौन सा मिलेगा, विशाखापट्टनम। चलिए अगला, विशाखापट्टनम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। यह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में जो पॉइंट्स है देखिए, सबसे पहला, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। दूसरा इसके बारे में पॉइंट है, यह एक भू आबद्ध बंदरगाह है, भू आबद्ध बंदरगाह है, यानी ये कुछ हद तक क्या है, लैंड लॉक्ड है, या इसके चारों ओर जो है पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, और यह लैंड लॉक्ड बंदरगाह कहेंगे। और इसके चारों ओर जो पहाड़ियां हैं उसको कहा जाता है डॉल्फिन नोज पहाड़ियां। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि डॉल्फिन नोज पहाड़ियां कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और डॉल्फिन नोज पहाड़ियों से घिरा हुआ बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, तो इसके बारे में इतने पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए काफ़ी हैं, विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह और भू आबद्ध। अच्छा, इसी विशाखापट्टनम बंदरगाह का भार कम करने के लिए एक और बंदरगाह स्थापित किया गया जिसे हम कहते हैं पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। अब यहाँ से जो है खनिज जो पदार्थ हैं, जो खनिज पदार्थ है, अब ये विशाखापट्टनम और पारादीप ये आपके रेंज में आते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे ज्यादा खनिज संपन्न जो प्रदेश है, खनिज संपन्न क्षेत्र है। तो यहाँ से जो खनिज होते हैं ये आपको कहाँ की ओर निर्यात किए जाते हैं, तो कहेंगे जापान की ओर या पूर्वी एशियाई देशों की ओर यहाँ से निर्यात होता है। यहाँ से अगर हम देखें पश्चिमी तट से कहाँ की ओर, तो मध्य एशियाई देशों की ओर, ईरान, यूरोप की ओर वहां से निर्यात होगा। ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। इसके बारे में अगर हम पॉइंट देखें तो पारादीप बंदरगाह भी एक ऐसा बंदरगाह है जो किस पर स्थित है, लैगून पर स्थित है। तो लैगून पर स्थित बंदरगाह दो हो गए, कौन कौन से, पहला आपका कोचीन बंदरगाह, दूसरा आपका पारादीप बंदरगाह। और मैंने बता दिया इसका जो निर्माण है विशाखापट्टनम और साथ ही साथ कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। ठीक है, और अगर बात की जाए तो किसके, महानदी के मुहाने पर यह स्थित है, महानदी के मुहाने पर यह स्थित है, महानदी के मुहाने पर यह आपका क्या हो जाता, क्या है, स्थित है। तो पारादीप भी हो गया और विशाखापट्टनम भी हो गया। अंतिम हमारा बचा कोलकाता। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है यह एक क्या है, नदी पर स्थित बंदरगाह है, हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है। ये क्या है, एक प्रकार का नदीय बंदरगाह है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम इसमें देखें तो हल्दिया जो है ये इसका क्या है, बाहरी हिस्सा है। कोलकाता बंदरगाह का जो बाहरी हिस्सा या बाह्य पत्तन है या बाहरी हिस्सा है, ये कौन सा है, हल्दिया है। हम दोनों को साथ ही मिला करके पढ़ते हैं। जैसे भारत का नदी बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता, और इसको भारत के पूर्वी तट का रक्षक बंदरगाह भी कहा जाता है। इसको साथ ही साथ क्या कहा जाता है, पूर्वी तट का रक्षक बंदरगाह भी हम इसे कहते हैं, पूर्वी तट का रक्षक बंदरगाह भी हम इसे कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा तीन चीजें मैंने बता दी, कोलकाता हल्दिया, हल्दिया जो है कोलकाता का क्या है, बाह्य पत्तन है, साथ ही साथ नदीय बंदरगाह है, और उसके अलावा पूर्वी तट का रक्षक बंदरगाह भी हम इसे कहते हैं। अच्छा, इसके दो पोताश्रय हैं, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह के दो पोताश्रय हैं। एक तो है आपका खिदीरपुर पोताश्रय और दूसरा है डायमंड हार्बर पोताश्रय, जहाँ पर इसके शिप्स वगैरह खड़े रहते हैं। तो एक तो है आपका खिदीरपुर और डायमंड हार्बर पोताश्रय। तो डायमंड हार्बर जो पोताश्रय है ये समुद्र के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको इस डायमंड हार्बर को इसका समुद्री पोताश्रय भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार कि कोलकाता का समुद्री पोताश्रय या डायमंड हार्बर किस बंदरगाह का पोताश्रय है, तो किसका है,
कोलकाता हल्दिया बंदरगाह का। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। हालांकि लोकेशन के हिसाब से आपको अलग अलग लगेंगे, लेकिन अथॉरिटी एक ही मानी जाती है दोनों की। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट जो 13वां बचता है बंदरगाह, वो आपका है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, अंडमान निकोबार में। इसके बारे में आप एक पॉइंट यही ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा बंदरगाह है, सबसे छोटा बंदरगाह है, और इसे 2010 में बड़े बंदरगाहों की सूची में शामिल किया गया। 2010 में बड़े बंदरगाहों की सूची में शामिल किया गया। कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटा है और 2010 में शामिल किया, कहने का मतलब है 2010 से इसकी रेगुलेटरी जो है शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संभाली, इसलिए ये बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में आपका आ जाता है। तो फिलहाल आज के लेक्चर से हमने भारत के प्रमुख बंदरगाहों को समझा। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में आपके एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाएं, दो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक से मिल जाए और आप वो कर लें आज के लेक्चर के बाद, तो ये आपके लिए बहुत बहुत क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, लाभकारी होगा। साथ ही साथ अपनी आगे की तैयारी को भी उत्तराखंड और हिंदी के साथ साथ अधिक समय दें अपनी आगे की तैयारी में। और नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा वो उत्तराखंड से संबंधित होगा। फिलहाल आप आज बंदरगाहों का प्रॉपर अध्ययन करें, बिल्कुल क्लियरली इनको समझ लें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अतिरिक्त इन बातें इनके बारे में पता चलती है तो उसको भी ज़रूर नोट डाउन रखें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।